नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ राजीव सिंघी जी। राजीव सिंघी जी हमको बताएंगे आगामी बजट के बारे में। तो राजीव जी, आगामी बजट को लेके आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो काफी सारी रहती है और अभी तक का मोदी सरकार का जब से कार्यकाल रहा 2014 के बाद जी, कई तरीकों से उन्होंने बजट की शैली में, उसके विस्तार में काफी परिवर्तन किए और सकारात्मक दिशा में किए हैं। अब जिस समय अभी ये बजट प्रस्तुत कर रहा है उसकी थोड़ी हम पृष्ठभूमि समझते हैं। मतलब विश्व एक ओर जा रहा है, भारत दूसरी ओर जा रहा है। विश्व में आर्थिक मंदी छा रही है। अभी जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमने देखा, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन्होंने कुछ एम्प्लॉइज को यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने निकाला है। तो एक ये मंदी का परिचायक है कहीं ना कहीं, जो एक तेजी से ग्रोथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में चल रही थी और युद्ध के कारण दूसरे क्षेत्र तो वैसे भी रुके हुए थे, इसमें उन्होंने निकाला है, ये मंदी है। पर भारत में इसके अतिरिक्त अभी भी जो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और वर्ल्ड बैंक है, दोनों ने माना है करीब 6.9 to 7% की ग्रोथ हुई है या हो रही है इस 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष में। और ये संभावना है कि ये ग्रोथ बनी भी रहेगी और इससे आगे बढ़ेगी भारत में। तो भारत के लिए जो एक सेटअप किया है मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार ने, उसके लिहाज से आने वाला वर्ष काफी आर्थिक दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण तो होगा ही सही, विश्व की दृष्टि में जो घटनाएं चल रही है उसकी दृष्टि में, पर आकृष्ट करेगा विश्व के सभी इन्वेस्टर्स को और भारत के लिए ये अच्छा साबित होगा। और मैं जितने डेटा है और उनको देखा उसके हिसाब से, और जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मन में भी है, उसके हिसाब से लगता है कि हम 7 से 9% की एक अच्छी ग्रोथ रेट हासिल करेगी। इस ग्रोथ रेट का मैं आपको तुलनात्मक आधार बताता हूं। जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो 2% माना जा रहा है 2023 में ग्रोथ करेगी। उसकी तुलना में भारत 6, 7, 8, 9 उस ब्रैकेट में है। मतलब कितनी ग्रोथ की गहराई है या कितनी विकास की दर तेज रहेगी, ये बताता है। दूसरी बात है यूके की यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब सिकुड़ेगी। उस जो विशेषज्ञ कह रहे हैं वो 1% से 1.5% तक वो सिकुड़ेगी इस वर्ष में। उसको तुलनात्मक दृष्टि से भारत में देखें तो भारत बढ़ेगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी। और इस सरकार की शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर पर या अधोसंरचना पर इन्होंने काफी भारत सरकार ने पैसा लगाया है और ये बजट में हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट और परपेचुअल और कास्केडिंग इफेक्ट होता है। जॉब्स क्रिएट होते हैं, रोजगार जनरेट होता है, ग्रोथ की उन्नति होती है। सर, एक चीज और देखने में आती है कि जो क्रीमी लेयर की लिमिट जो है सरकार ने 8 लाख रुपए तक कर रखी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इनकम टैक्स की जो सीमा है वो कहीं और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए? देखिए, किसी भी देश के नागरिक के लिए, और विशेषकर ये जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या मध्यम वर्गीय आय वाले रहते हैं, और इन पे जो मार्जिनल टैक्स है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा गिरता है। तो आज की दृष्टि में देखें, घर परिवार चलाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए तो या 6 लाख रुपए तक की तनख्वाह, 6 लाख रुपए की सालाना आय वाले, करीब 50,000 रुपए प्रतिमाह वाले, उन पर ये चीजें जरूर प्रभावित होती है। तो इसको मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरी दृष्टि ये रहेगी कि इस थ्रेशोल्ड रेट को, जो जहां से वो अप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट को, उसको बढ़ाया जाए, कम से कम ये 10 लाख तक किया जाए, ताकि यदि मध्यम वर्गीय लोगों को इनकम टैक्स की दृष्टि से ज्यादा परेशानी नहीं हो। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि अब जीएसटी एक जो जीएसटी टैक्स है उसकी एक वाइडर अप्लीकेबिलिटी हो गई है। तो किसी न किसी स्वरूप में मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी हो, देश रोज की रोजमर्रा की चीजों में, दूसरी चीजों में नाम अलग है, पर टैक्स तो सरकार को दे ही रहा है और देश की जो उन्नति हो रही है उसमें अपना टैक्स के माध्यम से योगदान दे रहा है। तो इस थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ा के, जिसपे उसको आम आदमी की
आम मध्यम वर्गीय जन के ऊपर भार नहीं पड़े, पर वो टैक्स दूसरे स्वरूप में जो यदि बचेगा तो खर्चा करेगा, खर्चे पे जीएसटी के अंतर्गत वो टैक्स देगा, तो किसी न किसी स्वरूप में उसका टैक्स और उसका सहयोग टैक्स के फॉर्म में या कर के फॉर्म में सरकार को चले ही जाता है। तो ये आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उचित है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए और वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए।